जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। इमरान खान का अंजाम अल्ताफ़ हुसैन जैसा हो सकता है। पीटीआई अपने अंजाम की तरफ रवां दवां है और इमरान खान के लिए कभी बातचीत या मुज़ाकरात का दरवाज़ा ही नहीं खुला था। ये फरमूदात हैं राना सनाउल्लाह साहब के। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। राना सनाउल्लाह साहब क्यों ये फरमा रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब को क्यों ये फरमाना नहीं चाहिए था, और इस फरमूदात या इन फरमूदात में एक कौल राना साहब का ऐसा है जिसने हकूमती नीयतों के फतूर का भांडा फोड़ दिया है। वो कौल कौन सा है और राना साहब क्यों ये कह रहे हैं और राना साहब को क्यों ये नहीं कहना चाहिए था, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि आज मंगल था, आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, लेकिन ना मुलाकात होनी थी ना मुलाकात हुई। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ, इमरान खान की बहनों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मरकज़ी कायदीन और पीटीआई के वर्करों का अडयाला जेल के बाहर धरना जारी है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले कुछ बड़ी दिलचस्प ख़बरें, बल्कि टोटे गलत वाले नहीं, ख़बरों के टोटे। ज़रा पहला टोटा मुलाहिज़ा कीजिए कि लाहौर में एक जज साहब के चैम्बर से 2 सेब और हैंड वाश चोरी हो गए। मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर काट दी गई। जज के रीडर ने एफआईआर दर्ज करवाई, यानी जज का रीडर इस मुकदमे का मुद्दई है और लाहौर के थाना इस्लामपुरा में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। जज साहब थे लाहौर के जिनके 2 सेब और हैंड वाश चोरी हुआ है, उनके चैम्बर से एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद बिस्मल साहब के चैम्बर से 5 दिसंबर को ये कीमती चोरी हुई है। चोरी की मालियत 1000 रुपया बताई जाती है, यानी 2 सेब और हैंड वाश को अगर मिलाकर उनकी कीमत निकाली जाए तो 1000 कहा जा रहा है कि 1000 की चीज़ें थी। लाहौर पुलिस ने यह मुकदमा दफ़ा 380 के तहत दर्ज किया और इस दफ़ा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कैद भी और जुर्माना भी। और मुकदमे की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले करने की सिफारिश की गई है ना ख़बरों का एक टोटा। यानी लाहौर के सेशन जज, एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद बिस्मल के चैम्बर से 5 दिसंबर को 2 सेब और 1 हैंड वाश चोरी हुआ है। एफआईआर दर्ज, मुकदमा दर्ज और इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले ये केस कर दिया गया है। इस मुल्क में पिछले 78 सालों से डकैतियाँ हुई और जिन्होंने डकैतियाँ की उन्होंने हुक्मरानियाँ भी की और ये सिलसिला आज भी जारी है। इस मुल्क में अब ये जो अवाम है, इनकी जो खुशहाली और तरक्की की जो डकैती है जो इन हुक्मरानों ने की, और आज जो बदहाल हैं ये 25 करोड़ 26 करोड़ लोग, ये इन डकैतियों के डसे हुए ही हैं कि आज किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस मुल्क में खुशहाली तरक्की की डकैती हो चुकी, खुशहाली भी चोरी हो चुकी या डाके में जा चुकी और तरक्की भी जा चुकी। इस मुल्क में अभी ये जो हुक्मरान हैं, इन पर कल ही सैकड़ों मुकदमे थे, लेकिन फिर ये इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में जब आए, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाना था उस दिन उन पर एफआईआर, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उन्होंने हल्फ उठाया और वो वज़ीर आज़म बन गए। जिस दिन हमज़ा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन हमज़ा शहबाज ने हल्फ उठाया और वो वज़ीर आला बन गया। और फिर उसके बाद इसी मुल्क में जो सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी हैं, जिनको अब ताहयात इस्तिस्ना मिल चुका है, अब तो मैं उनसे डरता हूँ वो कुछ भी कर लें, उनको किस कानून ने पकड़ना है।
لہٰذا ان سے پوری قوم کو ڈرنا چاہیے. پوری قوم کو جب بھی کہیں وہ نظر آئیں دور سے سلوٹ مارنا چاہیے، تاکہ وہ غصے میں آ کر اگر کوئی کچھ کر لیں گے تو ان کو کس قانون کا ڈر ہے یا کون سے مقدمے کا، ان کو تو تاحیات استثناء مل چکا ہے. تو صدر زرداری صاحب پر جعلی اکاؤنٹس والا جو کیس تھا، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والا، وہی جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایان علی اور بلاول بھٹو کی ایک اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹیں بنتی تھیں. بلاول بھٹو کے ہیپی برتھ ڈے کے کیک جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے، لانڈری کا کیس، کتوں کی خوراکیں، سارا انہی سے ہوتا تھا، انہی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے. وہ کیس بھی ختم ہو گیا. شہباز شریف صاحب کا وہ ٹی ٹی کا کیس، ٹی ٹی اسکینڈل، جس میں وہ محبوب پھیری والا اور وہ دوسرا جو ایک پاپڑ فروش تھا اور ایک مقصود چپڑاسی اور رمضان شوگر مل اور ٹیٹیاں ان لوگوں نے بھیجیں دبئی اور لندن سے جن کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے تھے. اسی طرح 1100 ارب کے کرپشن سکینڈل. تو سارے بیٹھے اقتدار میں آئے مبینہ طور پر، ساروں نے اپنے وکیلوں کو ساتھ بٹھایا، کیسوں کو سامنے رکھا اور نیب میں ترامیم کی اور سارے نکل گئے. 78 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. ڈاکہ مارو، لٹو پھٹو، پھر آؤ لٹو پھر پھٹو، لٹو پھٹو کا سلسلہ جاری ہے. اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف کے 16 سالہ بیٹے نے اور دوستوں نے لینڈ کروزر پر 2 بچیاں مار دیں، مطلب پیچھے سے ٹھوکا سکوٹی کو اور بچیاں جہاں بھاگ کو ہو گئیں. اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. 5 دنوں کے اندر صلح ہو گئی، کیس ختم. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے جس کے بیٹے نے، جس کا نہ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے نہ ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا ہے، اور اس کو گاڑی کس نے دی، اس گاڑی کو چلانے کی اجازت کس نے دی، وہ 1:15 بجے گھر سے باہر کیا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کون سے دوست تھے. اور پھر اس پر نہ وکیل جاگے، نہ کسی عدالت نے از خود نوٹس لیا، نہ جمہوریت خطرے میں پڑی، نہ عدلیہ خطرے میں پڑی، نہ سول سوسائٹی، وہ موم بتیاں جلانے والے لوگ آگے آئے. چاروں طرف چپ سناٹا. وہ فلم شعلے میں گبر سنگھ کہتا ہے یا پتہ نہیں کوئی ٹھاکر کہتا ہے یا کون کہتا ہے، ارے بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے. میرے خیال سے وہ اس فلم کا ایک کردار تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، یہ غالباً اس نے کہا تھا. تو ہمارے یہاں تو نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، ہم تو گونگے بہرے ہو چکے ہیں. اسی ملک میں ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں شاہراہ دستور ہنسی آتی ہے اب اس شاہراہ کو دستور کہتے ہوئے، شاہراہ دستور کہتے ہوئے. اور کیا کچھ نہیں ہو چکا اس ملک میں 78 سالوں میں. لیکن چونکہ 2 سیب اور ہینڈ واش بہت قیمتی ہے، اور اب آئی جی صاحب کی سربراہی میں کم از کم عثمان انور صاحب، قابل احترام عثمان انور صاحب کی سربراہی میں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بلکہ قابل ترین افسر اکٹھے کریں اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیں اور چور کو 7 سال قید بھی دیں اور جرمانہ بھی کریں. اتنی جرت کہ وہ جج صاحب کے چیمبر سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری کر کے لے گیا. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس ملک میں یہ پہلی چوری ہوئی ہے. اس لیے اتنی جلدی سے ایف آئی آر، مقدمہ اور انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کرو. آپ اندازہ کرو. ابھی ساتھ اس کے ایک خبر یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ درگاہ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر بھی چوری ہوئی ہے. چور نے گیٹ توڑ کر چاندی یعنی گیٹ توڑا، سندل کا گیٹ ہے مرکزی دروازہ، اس پر چاندی کی تہ چڑھی ہوئی ہے. تو چور نے وہ دروازہ توڑا اور اس سندل کے گیٹ سے چاندی کی تہ کو کاٹ کر لے گیا. بعد میں حکومت سندھ نے اس پر نوٹس لیا. سی سی ٹی وی فوٹیج سے چور کی شناخت ہوئی. انور ماچھی نامی سنایا چور ہے اور وہ گرفتار ہو گیا اور چاندی برآمد ہو گئی ہے. درگاہ غیر محفوظ، جج کا چیمبر غیر محفوظ، اسلام آباد میں شاہراہ دستور غیر محفوظ، اور جو کل تک کے ملزم تھے وہ اقتدار میں، لہٰذا اقتدار غیر محفوظ. اب آپ سوچئے کہ جج صاحب کے اپنا چیمبر غیر محفوظ ہے. انہوں نے بسمل صاحب نے دوسروں کو انصاف دینا تھا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ 2 سیب اور ایک ہینڈ واش، نہ جج صاحب نے کہا کہ یار جانے دو، کوئی لے گیا ہوگا چھوڑ دیجئے.
क्या है 2 सेब और ले आओ और हैंड वाश ले आओ। बड़ी बड़ी डकैतियाँ ये मुआशरा हज़म कर जाता है, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। जेब कुतरा मिल जाए या कोई छोटा चोर मिल जाए, रोटी चोर, ये साइकिल चोर, कोई छोटे मोटे चोर, ये सेब चोर। मैं आपको सुना चुका हूँ कि धनिया चोर, 1000 मालियत का धनिया एक शख्स ने चोरी किया, उसको इस सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली, नीचे किसी अदालत ने उसको ज़मानत ही नहीं दी। और ये जो बड़े डकैत हैं इनको हर जगह रिलीफ मिल जाता है, घर मिल जाता है, घर की बेसमेंटों में रिलीफ, इनको बाहर भिजवा दिया जाता है, जाओ जाकर इलाज करो और आसाबी तौर पर मजबूत होकर फिर से आओ, फिर से लुटो, फिर से फुटो। ये है इस मुल्क का हाल। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये मौजूदा लीडरशिप मौजूद है ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, खुशहाली नहीं कर सकता। जब तक मौजूदा निज़ाम मौजूद है और इसमें बुनियादी इस्लाहात नहीं होती तब तक ये बदबू फैलती रहेगी, गटरों में लोग गिरते रहेंगे और तब तक बड़ी डकैतियाँ, बड़े डाकू मौजें करेंगे, छोटे जेब कुतरे पकड़े जाते रहेंगे और उनको फेंटियाँ लगती रहेंगी। अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर है कि पीटीआई सेनेटर खुरम ज़ीशान के घर गुज़श्ता रात गए नामालूम अफराद ने फायरिंग की। आधी रात के बाद मतलब 3:15 पर हयाताबाद फ़ेज़ 2 के घर पर फायरिंग हुई। पीटीआई का सेनेटर और ये पेशावर में हयाताबाद, वहाँ फायरिंग हो रही है। 4-5 गाड़ियों में सवार हमलावर 20-25 के करीब लोग आए। जो एफआईआर है उसके मुताबिक घर में घुसने की कोशिश की, घर वालों को दरवाज़ा खोलने पर कायल किया, इनकार पर घर पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गार्ड ज़ख्मी हुआ है। खुरम ज़ीशान के मुताबिक वो घर पर मौजूद नहीं थे, ये घर उनके ससुर का घर था, वो यहाँ रिहाइश पजीर थे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और शिबली फराज साहब की नाअहली के बाद उनकी सीट पर ये खुरम शहजाद साहब सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और खुरम शहजाद साहब गुज़श्ता चंद दिनों से सख्त बयानात दे रहे थे, हुकूमत के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ सख्त गुफ्तगू कर रहे थे। पेशे के एतबार से वकील हैं और 9 मई और 10 मई केसों में गिरफ़्तार कई मुलज़मान के भी वकील हैं। 2003-4 में वो सिविल जज भी रहे, बाद में मुस्ताफ़ी हुए, बाहर चले गए और वापस आकर सियासत में हिस्सा लिया। पीटीआई ने हमले की मज़म्मत की और फायरिंग से ज़ख्मी गार्ड की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अरकान पार्लियामेंट के घर भी गैर महफूज, शार दस्तूर गैर महफूज, सड़कों पर आप नहीं निकल सकते। कोई भी आपको बड़ा आदमी पीछे से लैंड क्रूज़र से ठोक सकता है और फिर 4-5 दिन आप, अगर आप मर गए तो 4-5 दिन बाद आपके लवाकिन को सुलह करनी पड़ेगी। जज साहब का चैम्बर गैर महफूज, आप वहाँ सेब नहीं रखे जाएंगे, हैंड वाश नहीं रखा जाएगा, बल्कि कोई एक पहरेदार वहाँ खड़ा होगा। दरगाह गैर महफूज, आप मनते मांगने के लिए दरगाहों पे जाते हैं। वो एक अनवर माछी साहब बकौल सिंध हुकूमत या एफआईआर के वो जो साहब थे वो चांदी लेकर उड़े। और सेनेटर साहब का घर गैर महफूज। आगे सुन लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। वापसी पर एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया गया है। जुए ऐप्स की प्रमोशन केस में एनसीसीआई ने मुकदमे कर रखे इन दोनों के खिलाफ। इतलात यही है कि रजब भट्ट, नदीम नानीवाला बरतानिया में थे, वहाँ इनके वीज़े मनसूख कर दिए गए और अब ये वापस पाकिस्तान आ रहे हैं एक फ़्लाइट से। रजब भट्ट पर और भी मुकदमे हैं, मजहबी नोयत के हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता और मौका देना चाहिए तौबा का। जो उसकी ज़बान से चंद नाकलमात ऐसे कलमात अदा हुए जो नहीं उन्हें बोलने चाहिए थे। लेकिन अब आप बताइए कि इससे पहले डक्की की कहानी आप सुन चुके हैं, सादुर रहमान अल मरूफ डक्की भाई, क्या क्या उस बेचारे के साथ नहीं होता रहा। तो अब गरीब आदमी भी गैर महफूज। और आपने तरक्की नहीं करनी, अगर आपने तरक्की की तो ये सिस्टम आपके मुखालिफ हो जाएगा। अगर आप मशहूर हो गए और आप गरीब हैं, मिडिल क्लास के हैं, तो ये सिस्टम आपको किसी न किसी मुकदमे में गिरफ़्तार करके डक्की भाई की तरह हाथ ऊपर करवा कर, घुटनों पर झुकाकर पीछे से थप्पड़ मारेगा और आगे से एक अफसर बैठकर अपने 7 साला बेटे या भांजे या भतीजे को दिखाएगा कि ए डक्की सी जिन्हों तू वेखदा सैं, मारे नू थप्पड़ और मुँह ते कर एक और थप्पड़। और अगर तू अपनी बीवी नू बचाना है तो इतने पैसे दे, अगर तू जुडिशल रिमांड ते जेल जाना है वरना साड़ी हवालाते सड़, वरना जुडिशल रिमांड ते जेल जाना है तो इतने पैसे दे। तो अब यहाँ गरीब होना भी गैर महफूज। आगे सुन लीजिए।
आज इमरान खान से मुलाकात होनी थी, आज मंगल है, फैमिली का दिन था, इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, ना मुलाकात होनी थी ना हुई, क्योंकि तारड़ बरादरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि अब तमाशे बंद, मुलाकातें बंद, ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, इमरान खान की मुलाकातें, सियासी गुफ्तगू होती है। तो अभी अडयाला जेल के कुछ फासले पर अलीमा खान समेत इमरान खान की बहनों, पीटीआई के कुछ बड़ों और कारकुनों का दोपहर से धरना जारी है। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि आएँ, डंडे मारने हैं तो डंडे मार लें, गोलियां चलानी हैं तो गोलियां चला लें, हम उठने वाले नहीं हैं धरने से, गिरफ़्तार करना है तो गिरफ़्तार कर लें। नौरीन न्याज़ी, इमरान खान की बहन, बोली कि मुझे यकीन था कि आज मेरी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अलीमा खान की मुलाकातें हुई, उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की बंद हो गई मुलाकातें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उज़्मा खान जो अलीमा खान की बहन है ये मासूम है और भोली है, नौरीन खान बता रही हैं। लेकिन जब वो मिली, वो हमसे ज़्यादा ज़हीन निकली, उन्होंने सब कुछ आकर बार बताया, तो अब वो भी मुलाकात उनकी भी नहीं होनी थी। तो अब मुझे उम्मीद थी कि मुझे भोली समझकर, मासूम समझकर मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन नहीं करवाई गई। तो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ गैर महफूज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आगे सुन लीजिए राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, इमरान खान का अंजाम बानी MQM मतलब अल्ताफ़ हुसैन जैसा हो सकता है, PTI अपने अंजाम को पहुंच रही है, इमरान खान से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। लेकिन इससे पहले एक और टोटा सुन लीजिए। जस्टिस तारक जहांगीरी के ख़िलाफ़ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार पाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारक जहांगीरी, और इन्हीं की अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर जो लाहौर से आए, 15 नवंबर पर लाहौर पर में थे, सीनियरिटी के हवाले से यहाँ आकर चीफ जस्टिस बना दिए गए, और जस्टिस आज़म खान पर मुश्तमिल बेंच ने जस्टिस तारक जहांगीरी को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में जवाब जमा कराने को हुक्म दे दी। जज भी गैर महफूज। यही जस्टिस तारक जहांगीरी हैं जो सिंध हाई कोर्ट में अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कह रहे थे कि मेरी डिग्री असली है। और मैं एक सवाल कर करके थक गया हूँ कि जब इन्होंने वकालत शुरू की, अगर डिग्री जाली है तो उस वक़्त क्यों नहीं किसी ने चेक किया कि ये डिग्री असली है कि जाली है वकालत की। फिर उसके बाद 2-3 सरकारी ओहदों पर ये रहे, उस वक़्त डिग्री क्यों ना चेक हुई। फिर उसके बाद ये एडहाक पर जज बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस वक़्त डिग्री क्यों ना चेक हुई। फिर मुस्तकिल जब हुए जज, उस वक़्त डिग्री क्यों चेक हुई। उस वक्त ही क्यों डिग्री चेक हुई जब ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम पर दबाव है, हम पर दबाव डालकर फ़ैसले लिए जा रहे हैं, हमारे घरों से कैमरे निकल रहे हैं, बल्कि इनके घर या ड्राइंग रूम से तो कैमरा निकला था। तो यानी हम गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज, मतलब ये भी गैर महफूज। वापस आते हैं राना सनाउल्लाह साहब पर। वो कह रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, इमरान खान का अंजाम अल्ताफ़ हुसैन जैसा हो सकता है, PTI अपने अंजाम को पहुंच रही है। यकीन करें इस मुल्क में जो जो कुछ हो चुका है, जो जो हो रहा है, यकीन करें जो जो कुछ कहा जा चुका है, जो जो कुछ कहा जा रहा है, यकीन करें अब तो हैरानी भी नहीं होती, लगता है हैरत भी मर गई है। राना सनाउल्लाह साहब, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं यानी उनकी राय का, लेकिन ये सब मानते हैं कि वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं। राना सनाउल्लाह साहब परवेज़ मुशर्रफ दौर में टार्चर्स और तशद्दुद और मुकदमे भुगत चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब पर इमरान खान दौर में जाली मुकदमा बनाया गया, वो जिसमें उनको सज़ाए मौत भी हो सकती है, वो भी भुगत चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब की अपने जो बड़े हैं वो गद्दारी के मुकदमे भी भुगत चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब वो थे जो कल तक हमें बताते थे कि PTI से बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, इमरान खान बातचीत करे, मुज़ाकरात करे। अब वो आज से माशाल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, इमरान खान का अंजाम अल्ताफ़ हुसैन जैसा हो सकता है। राना साहब, दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इमरान खान गद्दार लगता है। दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या आप ये बात सच्ची बात कह रहे हैं। क्या आपको ऐसा कहना चाहिए था एज ए पॉलिटिकल वर्कर। आप लाख इमरान खान से इख्तलाफ करें, आप उसको फितना कहें, जो भी कहें, यहूदी एजेंट कहें, दहशतगर्द कहें,
और जो भी कहना है कहते रहें, वो आपका सियासी बयानात हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो हमें कल तक बताते थे कि हमने गद्दारियों की फैक्ट्रियां बंद कर दी, अब सारे मुहिब्बे वतन हैं, हम बातचीत करेंगे, और फिर आप कह रहे हैं पीटीआई अपने अंजाम को पहुंच रही है। हजूर, आप अपने अंजाम को, आपकी जमातें पहुंच चुकी हैं। ये इक़्तिदार जो है ना, इक़्तिदार में होना और आपकी रसाई मीडिया तक, आपकी रसाई टीवी चैनलों तक, अखबारों तक, और आपका टीवी चैनलों पर नज़र आना और गाड़ियों में फिरना झंडे वालियों में, ये नहीं होता। असल चीज़ होती है अवाम। गो कि आपने अवाम को माइनस कर दिया, अब इलेक्शन का कोई मान ही नहीं रह गया। ये भी सुनते जाइए कि इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। 15 जनवरी या 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, क्या होंगे। खैर, तो राना साहब ज़रा सोचिए कौन अपने अंजाम को पहुंच रहा है। और फिर आपने कहा कि इमरान खान से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। अब मुझे बताइए, आप कल झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं? कल तो आप उस कमेटी में भी शामिल थे जो पीटीआई से बातचीत कर रही थी, इमरान खान से बातचीत कर रही थी। कल तो इमरान खान को आप बातचीत और मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे थे। और फिर जो 26 नवंबर के इर्द गिर्द जो अडयाला जेल के दरवाजे खुले, सुबह शाम दोपहर इमरान खान से बातचीत हुई बैकडोर, वो कौन कर रहा था? वो क्या थी? और फिर राना साहब एक बात ज़हन में रखिए कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना कि एक आप कह रहे थे कि एक पीटीआई अडयाला है और एक पीटीआई बाहर है, और बाहर वाली पीटीआई को अडयाला वाली पीटीआई के पागलपन से बचना चाहिए। असल पीटीआई है ही वो जहाँ इमरान खान है, खा वो अडयाला जेल के बाहर हैं, खा अंदर हैं। और आप माने ना माने, जब तक इमरान खान बाहर हो या अंदर हो, सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूमेगी, सारे फैसले उन्हीं के पास रहेंगे। और कभी सोचिएगा कि आज नवाज शरीफ साहब सारे केसेस ख़त्म करवा कर, बेटी को वज़ीर आला, भाई को वज़ीर आज़म बनवा कर, समधी को डिप्टी वज़ीर आज़म लगवा कर, और ख़ुद पार्टी की सदारत संभाल कर भी इररेलेवेंट क्यों हैं, सियासत से आउट क्यों हैं, और इमरान खान सारा कुछ गंवा कर जेल में बैठ कर भी सियासत में रेलिवेंट क्यों हैं? नवाज शरीफ इररेलेवेंट क्यों हैं और इमरान खान रेलिवेंट क्यों हैं? इस पे सोचिएगा। तो जो इररेलेवेंट है वो अंजाम को पहुंचा कि जो रेलिवेंट है वो अंजाम को पहुंचेगा? तो ये गद्दारी की फैक्ट्रियां बंद कर दें, ये दायरों का सफ़र है, कल आप पर भी ये आ सकती है। और फिर जाते जाते पीटीआई को भी एक मशवरा कि सियासत करें, अपनी सियासत पर नज़रसानी करें। अभी असद कैसर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमें दीवार से लगाया गया तो वो ईवान का बाइकआउट करेंगे, मतलब पार्लियामेंट और सेनेट का और सूबाई असम्बलियों का। पहली बात तो ये कि अभी तक आपको दीवार से नहीं लगाया गया, आप ये समझते हैं, तो आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि अब ईवान का बाइकआउट करेंगे। भाई क्यों करेंगे आप सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली का बाइकआउट? वहाँ रह कर बात करें ना। फिर आपने ये भी कहा अगर किसी ने -1 फार्मूले पर बात की या कोशिश की तो हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो आपके सारे मुखालफिन खुशी से लोटपोट हो जाएंगे, वो भी यही चाहते हैं। और अभी तक आप कौमी असम्बली से निकलने वाला बलंडर, दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ने वाले बलंडर से कुछ नहीं आपने सीखा। और उस बलंडर के इन बलंडर्स के नतीजे में जो आपको फेंटियाँ लगी और आज तक लग रही हैं, उससे अभी आपने कुछ नहीं सीखा। सिस्टम में रहें, सिस्टम में रहकर जद्दोजहद करें, सियासी जद्दोजहद, सियासत में वापस आएँ, एक कदम पीछे हटें, बंद दरवाजे खोलें। आप निज़ाम से निकलेंगे तो निज़ाम तो पहले ही आपको निकालने पर तैयार है। तो वो जो मैं आपको एक कह रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब के कॉल में, एक फरमुदात में एक कॉल ऐसा है जिसने हुकूमत की सारा भांडा फोड़ दिया है, वो है कि राना साहब कह रहे हैं कि इमरान खान से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। अब आप सोचिए कि ये हैं इनके असली चेहरे। या तो ये आज झूठ बोल रहे हैं या कल बोल रहे थे, और ये सारी उम्र क्या कहते रहे कि इमरान खान हमारे साथ नहीं बैठता, हमसे हाथ नहीं मिलाता, बातचीत नहीं करता, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हम तो जमहूरी हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए तो कभी हमने बातचीत का दरवाज़ा खोला ही नहीं था।
اقتدار، اختیار اور دولت ملنے کے بعد انسان بدلتا نہیں، بے نقاب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے۔ قدم قدم پر یہ حکومت، یہ نظام ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ اور رانا صاحب نے آج یہ بات کر کے، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان سے بات چیت کریں، یا یہ کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ یہ جو کمیٹیاں بناتے ہیں، یہ جو آفریں کرتے ہیں، ہر روز شہباز شریف آفر کر دیتے ہیں، میثاق جمہوریت کر لو پھر سے، تم عمرانی معاہدہ کر لو پھر سے، تو میثاق معیشت کر لو پھر سے، یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں۔ اندر سے یہ یہی چاہتے ہیں، کیا بھلا کہ پی ٹی آئی اپنے انجام کو پہنچے، عمران خان کا حال الطاف حسین جیسا ہو، اور ہم ان پر ہر قسم کے مقدمے ٹھوک کر اگلے جب تک ہم زندہ اقتدار میں رہیں۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی دنیا میں ہوا تو نہیں ہے۔ اس بار ہو جائے تو بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ ویسے حیرت تو مر چکی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔